हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12 मैथ्स का डिटर्मिनेंट्स चैप्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सारणिक। ठीक है, तो क्लास 12 के बच्चे जो भी जिस भी किसी बोर्ड में हो, आज का वीडियो ज़रूर देखें। हम इसमें जानेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ ए डिटर्मिनेंट, इनका मैट्रिक्स के साथ में क्या रिलेशन होता है और हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको एक लास्ट में शॉर्टकट भी बताऊंगा जो कि 3x3 मैट्रिक्स में हम लगाते हैं, जिससे मैं जनरली उसी मेथड से एक डिटर्मिनेंट को सोल्व करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है, डिटर्मिनेंट इज़ ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ये डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट की, एक सारणिक की, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम एक नंबर एसोसिएट कर देते हैं, उसी को हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं। देखो इसका मतलब क्या है। जैसे एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं ए, और ये मैट्रिक्स लेता हूँ मैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की गई है, इसका मतलब मेरे को स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं लेना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। 2x2 की आ सकती है, 3x3 की आ सकती है, 4x4 की, 5x5 की, ऐसे मैट्रिक्स आ सकती है। कोई मैट्रिक्स बोले 3x2 तो वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स के लिए इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, एक नंबर होगा। इसको मैं एक और तरीके से समझाऊंगा अभी आपको। इसका मतलब बेसिक मतलब क्या होता है, बेसिक मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो देखो, ए ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, ए का डिटर्मिनेंट ऐसे इस टाइप से लिखेंगे। और कई बार हम इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा ऐसे ट्राइंगल बना दिया हमने। और कई बार हम ऐसे लिख देते हैं DET, और फिर ब्रैकेट के अंदर ए लिख देते हैं। तो इसके अंदर ए का और इसके अंदर ए का नाम आ जाएगा। ठीक है, और इसको, ये तो हुई LHS को लिखने की बात। RHS को कैसे लिखेंगे, RHS को हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है, सॉरी ये मैट्रिक्स का जो साइन है ना, बॉक्स, इसको हटा के हम ऐसे खड़ी लाइनें लगा देते हैं, 1 2 3 4, ऐसे खड़ी लाइनें है ना, बस खड़ी लाइनें। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। अच्छा है, यहाँ पे क्या बोला है, नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके साथ हम एक नंबर एसोसिएट कर देंगे, और वो नंबर क्या होगा, -2। ठीक है, इसके लिए मैं -2 ही अलॉट करूँगा, इसके लिए मैं 3 या 5 या -4 ऐसा कोई नंबर एसोसिएट मैं नहीं करूँगा, ओनली -2। ठीक है, ओनली -2। ऐसे में कोई बी मैट्रिक्स बोलता हूँ, चलो बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर कोई अलग ले लेता हूँ, जैसे ऐसा ले लिया मैंने 3x3 के ले लेते हैं इस पर, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ठीक है, तो इस बार इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। तो इसको वही वापस लिखने का तरीका ऐसे डेल्टा में लिख सकता हूँ, और फिर DET लगा के ब्रैकेट में बी लिख सकता हूँ। या फिर ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, इसको मैं ऐसे, है ना, ऐसे खड़ी लाइनों के बीच में भी रख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 2 6 1, फिर ये -3 0 5, और यहाँ पर 5 4 -7, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। इसके लिए नंबर में क्या एसोसिएट करूँगा, तो इसके लिए मैं करूँगा -28। अब बस बात ये है कि हम ये -2 और ये -28 आखिर ये निकालते कैसे, ये आया कैसे। ठीक है, तो इसको अभी हम सीखेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने की प्रोसेस क्या है। लेकिन एक चीज़ और बता दो, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है डिटर्मिनेंट में, तो ऐसे समझो, जैसे कोई मशीन है। ठीक है, यहाँ पे कोई है मशीन अपने पास में। ठीक है, हम इधर से कुछ इसके अंदर डालते हैं और इधर से कोई ना कोई चीज़ बन के निकल जाती है। जैसे कोई फैक्ट्री है, तो होता क्या है कि उसके अंदर हम कोई इनपुट डालते हैं और ये आउटपुट निकल जाता है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ हम इनपुट डालेंगे और क्या निकलेगा, कोई ना कोई आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट के केस में हम क्या डालते हैं, देखो, जब भी डिटर्मिनेंट के केस में हम मतलब डिटर्मिनेंट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम, उस मशीन का नाम होता है एक फंक्शन। क्या नाम होता है, फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, मशीन, वैसे मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शन में डालूंगा क्या मैं, इस फंक्शन में डालूंगा मैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डालूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और मेरे को क्या मिल जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अगर आप ये फंक्शन चीज़ समझ रहे हो, फंक्शन होता है जैसे
क्लास 12 में भी चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पर भी हम फंक्शन जानेंगे क्या है। क्लास 11 में भी आया था फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन में क्या होता है, हम यहाँ पे जैसे कोई छोटी क्लासेस में एग्जांपल लूँ तो जैसे पोलिनोमियल ले लेता हूँ। पोलिनोमियल बोले तो बहुपद, आपने छोटी क्लास में देखा होगा ना, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हम क्या बोल देते हैं, एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं या फिर पी ऑफ एक्स बोल देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक्स की कोई वैल्यू डालूंगा इसके अंदर, फिर सोल्व करके आंसर निकालूंगा। तो जो एक्स की वैल्यू डालते हैं वो इनपुट है और जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आती है वो आउटपुट है। वैसे ही डिटर्मिनेंट भी एक टाइप का फंक्शन है। क्या है कि फंक्शन है। हम उस फंक्शन में, इस डिटर्मिनेंट में, इसकी जगह यहाँ पे फंक्शन की जगह डिटर्मिनेंट भी लिख सकता था मैं। इसमें हम डालते क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर निकलता क्या है, एक नंबर। क्या निकलता है, एक नंबर निकलता है। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, उसका डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ से ये बात तो क्लियर होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट डिफाइन होता है और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफाइंड नहीं होता। खैर, अब हम आते हैं कि भाई ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए ये कैसे आया है ना, और ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए ये कैसे आया, इनको हम कैसे पता करते हैं। तो अब हम 1x1 मैट्रिक्स वाइज चलते हैं। चलो, तो हमें कैसी मैट्रिक्स लेनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। तो सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1x1 मैट्रिक्स। सबसे छोटी मैट्रिक्स कौन सी है, 1x1। ये 1x1 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, एक रो है और एक कॉलम है। तो इसको देखो कैसे फाइंड, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। फिर 2x2 का सीखेंगे, फिर 3x3 का सीखेंगे। तो मैं 1x1 मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, जैसे AIJ, ये हमने मैट्रिक्स में सीखा है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो इस यहाँ पे AIJ लिख के मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। इसको मैं अगर फैला के लिखूँगा तो इस 1x1 की मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट होगा जो कि पहली रो और पहली कॉलम, क्योंकि एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, A11, ऐसा हो जाएगा। तो अभी AIJ क्या है, अगर वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया मैट्रिक्स में, तो अभी आगे मैं और एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं बोलूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, या फिर मैं एक के आगे ऐसे लगा दूंगा, ठीक है, दो खड़ी लाइनें, या फिर मैं इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ऐसे ट्राइंगल, त्रिभुज जैसा साइन। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ऐसे खड़ी लाइनें लगा देते हैं, A11 और यहाँ पे ऐसे खड़ी लाइन लगा देंगे। तो ध्यान से देखना दोस्तों, इसका आंसर जो है, अंदर जो नंबर बैठा है वही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 1x1 में ये जो अंदर वाला नंबर है ना, ये डायरेक्ट ही यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये कैसे आ गया, डायरेक्ट आ गया, एज इट इज़, एज इट इज़। ठीक है, ये एज इट इज़ सेम टू सेम आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई नंबर बोलूँ कि अपने पास में कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर है 2, क्या है उसके अंदर 2, एक नंबर बैठा हुआ है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या बोलूँगा, ए का डिटर्मिनेंट बराबर ये जो 2 है, यही अपने पास में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स बोलूँ B, उसके अंदर है -5, कितना है, -5, ये 1x1 का ऑर्डर ले रहा हूँ मैं। तो इस केस में इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा B डिटर्मिनेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -5, और यहाँ पे खड़ी लाइन है बराबर -5 आ जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं यहाँ पर -5 और यहाँ पर ये लाइनें लगा के -5 लिख रहा हूँ। एक आता है मॉडुलस, अगर आपको याद हो तो मॉडुलस क्लास 11th में भी आया था। मॉडुलस में क्या होता है, मॉडुलस ओनली नंबर पे लगता है। ठीक है, मॉडुलस किस पे लगता है, ओनली ऑन ए नंबर। मॉडुलस किस पे लगता है, नंबर पे लगता है ये। जैसे -3 है तो -3 का मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता, तो यहाँ पे 3 इसका आंसर आ जाएगा। -5 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है, वो किस पे लगता है, डिटर्मिनेंट यहाँ पे कुछ चीज़ें डेफिनेशन में है और फिर लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगता है, तो बड़े शब्दों में बोला जाए तो मैट्रिक्स पे लगता है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि यार यहाँ पर -5 और यहाँ पे मॉडुलस आ गया, नहीं, मॉडुलस नहीं है ये। एक्चुअली मॉडुलस का साइन और डिटर्मिनेंट का साइन एक ही है। ऐसा समझ लो कि साइन की कमी पड़ गई है ना, चिन्ह लगाने की कमी पड़ गई। तो कुछ और कोई आइडिया आया नहीं, तो हमने डिटर्मिनेंट का साइन भी ये लगा दिया, 2 खड़ी लाइनें। तो कंफ्यूज मत होना। अब जब भी बुक में या फिर किसी क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको ये फाइंड करना है, तो उसमें क्लियरली लिखा होगा कि ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट है या फिर ये मॉडुलस है। मॉडुलस होगा तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना के रख देना, और अगर डिटर्मिनेंट होगा तो अगर ऐसा लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट के केस में, तो ये 1x1 मैट्रिक्स
का डिटर्मिनेंट पूछना चाह रहा है, तो उस केस में आपको ये एज इट इज ये -5 का -5 यहाँ पर लिख देना। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। देखो दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, मैंने एक मैट्रिक्स लिए ए, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, ए आई जे और बाहर की तरफ उसका ऑर्डर 2/2। तो इसमें क्या होगा कि 2 रोज होगी, है ना, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइंस, और 2 कॉलम्स होंगे, और यहाँ पे इसका ऑर्डर 2/2। तो पहला नंबर क्या आएगा, A11, पहली रो और पहले कॉलम में बैठा हुआ ये A12, ये A21 और ये क्या आ जाएगा A22। ठीक है, यहाँ पे इनका जो नाम है, इस नाम में जो पहला नंबर होता है, भले यहाँ पर देखो ये रो का एड्रेस होता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो कॉलम को बताता है। तो यहाँ तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहाँ पर इनका एड्रेस होता है। पहली रो में पहला कॉलम, फिर यहाँ पे पहली रो दूसरा कॉलम वाला एड्रेस आ गया। तो यहाँ पे ऐसे इनका नाम भी ऐसा ही हम लिखते हैं। खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके डिटर्मिनेंट की, तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A11, A12, A21 और A22 ऐसे लगा देंगे हम यहाँ पर। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें से हम ये वाला मल्टीप्लिकेशन माइनस कर देंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो ये आपको याद होगा, हमने क्लास 10 में भी किया था। क्लास 10 में जैसे वो एक मेथड आता है ना, इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, 3 मेथड्स होती है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, और एक तीसरी क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम बहुत कम काम में लेते हैं। उस मेथड में हम ऐसा करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे वाला फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस ये इस टाइप का फॉरवर्ड, तो दिस माइनस दिस। तो क्या आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो A11 A22, A11 मल्टीप्लाई बाई A22 माइनस ये इससे हो जाएगा A21 मल्टीप्लाई बाई A12। ठीक है, काफ़ी आसान है। तो अब हम इसको, हमने जो पीछे की तरफ जो एग्जाम्पल किया है कि इसके साथ हमने ये एसोसिएट करना, तो इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे आया। यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है, A1 2 3 4। तो ए मैट्रिक्स मैंने ले ली कितनी, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे ए ऐसे बना के, तो यहाँ पर कितना आएगा, ऐसे लिख लूँगा मैं 1 2 3 4। सोल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 4 4 हो गया, माइनस फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 6 हो गया। आंसर कितना आ गया, -2। 4 - 6 = -2। तो यहाँ पर इसके साथ हमने -2 ही एसोसिएट किया था, कोई और नंबर कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक मैट्रिक्स के लिए उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो फिक्स होता है, यूनिक होता है। तो लेकिन ये जो -2 आंसर है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दुनिया में एक ही मैट्रिक्स के लिए होगा। ठीक है, एक नंबर कई मैट्रिसेस के लिए हो सकता है, लेकिन एक मैट्रिक्स के लिए एक ही नंबर होगा। समझ रहे हो, सीधा चलने पर रेस्ट्रिक्शन है, उल्टा आने पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बात है। जैसे मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताऊं, बी यहाँ पे कोई मैं मैट्रिक्स लेता हूँ और बी इसमें थोड़ा हेर बदल कर देता हूँ, इसको 4 को इधर ऐसे कर देता हूँ, 4 फिर यहाँ पे 3 2 1 ऐसा ले लिया मैंने। ठीक है, 4 3 2 1। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 और माइनस हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, -2। दोनों मैट्रिक्स अलग अलग है, लेकिन ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -2 है और बी का डिटर्मिनेंट भी -2 है। इनका डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है। क्या वही बात हो गई कि इस ए किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक ही टाइप का नंबर होता है, लेकिन इस नंबर का वापस अगर हम डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे कि मैट्रिक्स क्या रहा होगा, वो कई सारे हो सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन ए की तरफ है, दोबारा पीछे की तरफ आते टाइम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये 2/2 का मैट्रिक्स को सोल्व करने का तरीका हो गया, सीधा सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब हम देखते हैं सबसे ज़रूरी डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। पहले इसमें एक लंबा तरीका और जो स्टैंडर्ड तरीका है वो देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका जो मेन मेथड है ना, मेथड जो बेसिक मेथड है ना, जो लंबा तरीका है, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है सीखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अपना डेमो जो मैट्रिक्स होता है वो ले लेता हूँ 3/3 का, AIJ और यहाँ पे 3/3। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पर ऐसे 3/3 की एक मैट्रिक्स होगी। सबसे पहले क्या आएगा, A11 पहली रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट। अब पहली रो में A1 और A1 तो आएगा,
अब ये पहली कॉलम का था, ये दूसरे कॉलम का है तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, तीसरे कॉलम का तो यहाँ 3 आ जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर ये जो नीचे नंबर होता है इसको बोलते हैं लोअर सफिक्स, ये उसका एड्रेस होता है। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये अपनी बनी मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट देखो कैसे हम पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट लिख लेता हूँ, ऐसे लिखो या फिर DET लगाकर ऐसे लिखो या फिर डेल्टा से लिखो। इधर की तरफ क्या चेंज होगा, ये जो बॉक्स है ये हटकर यहाँ पे सीधी लाइनें आ जाएगी, खड़ी लाइनें आ जाएगी, ऐसे बन जाएगा A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पे साइज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग इसका एक एक्सपेंशन हम करते हैं। तो कितनी रोज़ है यहाँ पे देखो, रोज़ कितने अपने पास में 3 है। यहाँ पे कॉलम्स कितने 3 है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, टोटल हो गए 6। तो हम यहाँ पे टोटल 6 तरीक़ों से, यहाँ पे वेज मतलब तरीके, ठीक है, हम 6 तरीक़ों से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। कितने तरीके, 6 तरीके। क्यों? क्योंकि 3 रोज़ है, तो ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या है R1, ये क्या है R2 और ये क्या है R3। ऐसे 3 कॉलम्स है, तो ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर सकते हो, करना किसी एक के अलोंग ही है, ठीक है। तो ऐसे हम अपने पास में ऑप्शन है कितने भी मतलब इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह सबसे पहला मतलब रो 1 के अलोंग, मतलब इसके अलोंग, इसके अनुदिश हम इसका प्रसार करेंगे, इसके अलोंग हम इसका एक्सपेंशन करेंगे रो 1 के अलोंग। तो इसको हम अगले पेज पे लेके कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मतलब R1 के अनुदिश इसका प्रसार करने पर क्या होगा। देखो कैसे करते हैं इसका एक्सपेंशन। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले A11, A12 और A13, इनको आप ना इनको हाईलाइट कर लेना ऐसे कि हम R1 के अलोंग ऐसे एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। तो ये जो A11 है, A12 और A13, ये ऐसे समझ लो किसी कमरे के बाहर खड़े रहेंगे, किसी कमरे के बाहर खड़े रहेंगे। तो क्या आ जाएगा, जैसे कौन कौन है यहाँ पे, 3 लोग हैं, A11, A12 और A13। तो मैं क्या करूँगा, इनके लिए 3 कमरे बना दूँगा। इस कमरे के बाहर कौन खड़ा रहेगा, A11, फिर A12 ये एक दूसरे कमरे के बाहर खड़ा होगा, और A13 ये तीसरे कमरे के बाहर खड़ा होगा। तो ये जो नंबर है A11, A12, A13 मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो इसको समझेंगे, इसको समझेंगे और इसको समझेंगे। इनके बीच में प्लस या माइनस लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं वो मैं अभी आपको, चलो अभी देख लेते हैं उसको, वो कैसे लगाते हैं। देखो दोस्तों, जैसे हमने इसके अलोंग एक्सपेंशन किया तो यहाँ पर क्या आया, A11, इस 1 को और इस 1 को जोड़ो तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या लगेगा, और 1 और ये 2, यहाँ पर क्या है, इसका एड्रेस 1 और 2, तो यहाँ लगेगा -1, मतलब -1 की पावर 1 + 2। यहाँ क्या है, 1 और 3, तो -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। और यहाँ पर हम इनके बीच में लगा देंगे प्लस, ओनली प्लस लगा देंगे अभी। लेकिन हम ऐसे समझेंगे कि ये जो -1 की पावर 1 + 1 है, इसका आंसर कितना आएगा, -1 का स्क्वायर, तो ये प्लस का बना जाएगा ना, प्लस का बन जाएगा। ऐसे -1 की पावर अगर 1 + 2 है तो ये -1 का क्यूब बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -1। और लास्ट वाला -1 की पावर 1 + 3 बोले तो -1 की पावर 4, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो ये वाला जो नंबर है ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हो, बस सीधा सीधा इनको जोड़ लो। जो इवन है उसके आगे आप प्लस लगा देना, और जो ओड है उसके आगे आप माइनस लगा देना, ठीक है, सीधा सा ऐसे। जैसे 1 और 1 2 हो गया तो यहाँ पे प्लस, 1 और 2 3 हो गया तो यहाँ पे माइनस,
1 और 3 4 हो गया, 4 मतलब इवन नंबर हो गया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा ऐसे। ये इसको सोल्व करेंगे तो माइनस निकलेगा। खैर इतना अरेंजमेंट हो गया। अब आए कि ये जो कमरे हैं ना, ये जो 4 कमरे बना दिए, इनके अंदर कौन होगा, ठीक है। तो इनके अंदर देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम A11 जिस कमरे के बाहर खड़ा उसके अंदर आते हैं। इस कमरे में A11 से संबंधित है ये, है ना, A11 से रिलेटेड है। तो A11 देखो ये रहा। तो हम क्या करेंगे, जिस रो में और जिस कॉलम में A11 है उसको हम छुपा लेंगे। तो A11 की ये वाली रो है तो इसको हम ऐसे छुपा लेंगे, ठीक है। और A11 का ये वाला कॉलम है तो इसको भी हम ऐसे छुपा लेंगे। मैंने ऐसे ये जो पेन के ढक्कन रख दिए। तो सबसे पहले कौन सा देखना हमें, A11 वाला। तो A11 के केस में मैंने इसका रो और इसका कॉलम मैंने छुपा दिया। क्या बच गया, ये 4 नंबर बच गए, A22, A23, A32, A33। ये जो चारों नंबर है ना, इसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा। इनके बीच में प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर एज इट इज़ इनको यहाँ पे लिख दूंगा। तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एक डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं छोटा सा वापस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, A22, A23, A32 एंड A33। आपको दिख रहा है ये जो है ना, ये चीज़ें मैंने वापस यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर लिख दी। अब हम आते हैं A12 वाले पर। तो A12 ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे, हाँ ऐसे लिख, यहाँ अभी हम लिखेंगे A12 है, इसके बाहर A12 खड़ा है। तो A12 वाला जो रो है उसको छुपा दिया, और A12 वाला जो कॉलम है उसको मैंने छुपा दिया ऐसे, ठीक है। अब कौन कौन बच गए, देखो ये 2 नंबर ये बच गए A21 और A31, और इधर ये बच गए A23 और A33। इन दोनों को मैं यहाँ पर, इन चारों को मैं यहाँ पे लिख दूंगा और इसी ऑर्डर में लिखूंगा। ये लेफ्ट साइड में है तो A21 A31 को यहाँ लिख दूंगा, A21 और A31। A23 और A33 को इधर लिखूंगा राइट साइड में, A23 एंड A33। तो इसके अंदर ये आ गया। अब लास्ट अपने पास में क्या, A13। A13 के केस में देखो क्या होगा, A13 यहाँ पर है तो उसका रो और इसका कॉलम हम ऐसे छुपा देंगे। तो ये लास्ट वाला था ये, और ये छुप गए। ये नंबर बच गए यहाँ पे A21, A22, A31, A32। तो इसी ऑर्डर में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, A21, फिर A22, फिर A31 और लास्ट में A32, ये बच गया। दोस्तों ये 2/2, 2/2, 2/2 की डिटर्मिनेंट है। 3/3 को जब सोल्व करते हैं छोटे छोटे 2/2 में टूट जाता है। ऐसे ही एक और चीज़ बताऊं, जब हम 4/4 सोल्व करेंगे, वैसे है नहीं सिलेबस में लेकिन करते हैं, तो 3/3 में टूट जाएगा। फिर 3/3 को फिर सोल्व करेंगे तो 2/2 में टूट जाएगा, इस टाइप से। तो अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। ये आंसर क्या बनेगा, देखो -1 की पावर 1 + 1, ये प्लस का बन जाएगा और यहाँ पर A11 आ जाएगा। तो A11, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये सोल्व करना आता ही है। ये 2/2 की है, ये 2/2, ये 2/2, ये भी 2/2। तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये A22, A33 माइनस ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो A32, A23 हो गया। यहाँ पर ये जो नंबर है ये माइनस का निकलेगा, तो -A12 और उसके अंदर A21 इंटू A33, A21, A33 माइनस ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा A31 इंटू A23। अब यहाँ पर आएंगे तो -1 की पावर 1 + 3, ये -1 की पावर 4 जो कि 1 बन जाएगा। तो ये तो प्लस का हो जाएगा वापस, तो प्लस का ही कैरी ऑन होगा। ये क्या हो गया, A13, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा तो A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A31 इंटू A22। ठीक है, इसको हम फर्दर सोल्व कर लेंगे, मतलब ये सारे ब्रैकेट खोल लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। इस टाइप से हम सोल्व करते हैं इसको। अभी देखो कितने तरीके हो गए। हम यहाँ पर R1 के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते थे, R2 के अलोंग कर सकते थे, R3 के अलोंग कर सकते थे, C1 के अलोंग, C2 के अलोंग और C3 के अलोंग। टोटल यहाँ पे 6 तरीके हो गए अपने पास में। हम किसी के भी अलोंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आसानी देखो कब होगी। देखो दोस्तों, मज़ा कब आएगा, जब हम फटाफट से सोल्व कर लें, तभी तो मज़ा आता है। तो जिस भी रो या कॉलम में जिसमें ज़्यादा जीरो होंगे, ठीक है,
तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसी के अलोंग हम एक्सपेंशन करेंगे। तो स्टेटमेंट ये है, ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेंड अलोंग दैट रो और कॉलम विच हैज़ मोर जीरो या जीरोज़। तो हमेशा हिंदी में बोलो तो इसका मतलब क्या है, हमेशा कोशिश करनी है, मैंने ट्राई करना, जरूरी नहीं है कि हम उसी के अलोंग करें, ट्राई करनी है, कोशिश ये करनी है ताकि अपना टाइम बच जाए, कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए। हमेशा उस रो या कॉलम, उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश हमें उसका एक्सपेंशन मतलब प्रसार करना है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जीरो हो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शून्य हो। जैसे यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में कोई एग्जाम्पल लिया था, हाँ ये लिया था, ठीक है। अभी स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये कोई मैट्रिक्स है बी, इसके लिए मैंने यहाँ पे -28 एसोसिएट किया है। चलो ये 3/3 का मैट्रिक्स भी है, इसको हम सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, इसी तरीके से एक्सपेंड करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो ये है वो डिटर्मिनेंट 3/3 का, इसको देखो सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम इस नियम के तहत करें, हमें थोड़ा जल्दी भी करना है, वैसे हम चाहें तो इस R1 के अलोंग हम कर सकते हैं, लेकिन देखो यार जो जीरो है वो जीरो कहाँ पर है, क्योंकि जीरो से देखो फ़ायदा क्या है। अगर यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग से इस पिछले वाले क्वेश्चन में समझे, इस थ्योरी में समझे, अगर यहाँ के एलिमेंट्स जीरो जीरो या इनमें से एक या दो भी जीरो होते, मान लो ये जीरो हो जाता और ये जीरो हो जाता, तो होता क्या, यहाँ पर ये नंबर बाहर खड़ा है वो जीरो हो जाता, ये नंबर भी बाहर खड़ा है वो जीरो हो जाता। तो फिर इस इतने बड़े कमरे को सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये पूरा ही जीरो हो जाता है ना, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, इसलिए फ़ायदा होता है ऐसा करने का। यहाँ पर जीरो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो रो या वो कॉलम ले जो इस जीरो को कवर करती है या फिर जो इस जीरो को रखती है। तो मैं इस R1 के अलोंग तो कभी नहीं करूँगा, मतलब कर भी सकता हूँ लेकिन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें कोई भी जीरो नहीं है, उतना मेरे को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऐसे इसके अलोंग कर लूँ ना, R2 ये दूसरी वाली रो है, इसके अलोंग कर लूँ या फिर इस कॉलम के अलोंग कर लूँ। तो चलो हम इस बार ये समझ लेते हैं, मैंने थ्योरी में आपको रो के अलोंग एक्सपेंड करना सिखा दिया, अब एग्जाम्पल में इससे सीख लेते हैं ताकि दोनों हमारे कवर हो जाए। तो ऐसे आते हैं, चलो तो इस बार क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है, ये बी का डिटर्मिनेंट हो गया, ऐसे यहाँ पर ये लिखना गलत था, अब सही है। तो मैं किसके अलोंग, यहाँ पे पहले बोलना पड़ेगा कि किसके अलोंग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C2। ये कौन सा कॉलम है, ये C2 है, दूसरा वाला कॉलम उसके अलोंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर सबसे पहले कौन आएगा, -3, तो -3 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा। फिर कौन आएगा, 0, तो 0 को लिख लूँगा। फिर कौन आएगा, 5, तो मैं 5 को लिख लूँगा। अब ये जो -3 है ये किस पोजीशन पर है, ध्यान से देखना। यहाँ तो क्या था अपने वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे तो एड्रेस सामने दिखता है, देखो ये 1 1 है, तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये 1 2 है, तो एक और 2 3 हो गया, तो ये प्लस का माइनस का आ जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे एड्रेस नहीं दिखता ना, हमें यहाँ पे एड्रेस दिखता नहीं है, हमें खुद से सोचना पड़ेगा। तो ये जो -3 है ये किस पोजीशन पर है, ये जो -3 है ये -3 इस पोजीशन पर है, 1 2 वाली पोजीशन पर, ये दूसरा कॉलम। तो एक और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 ओड नंबर होता है, तो इसके आगे क्या आएगा, माइनस लगेगा, ठीक है। ये माइनस क्यों लगेगा मैं फिर से बता दूँ, ये माइनस लगेगा क्योंकि -1 की पावर, इसका एड्रेस क्या है 1 2, तो 1 + 2, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आया। ये जो 0 है ये किस पोजीशन वाला है, तो देखो 0 इस पोजीशन वाला है ना, 2 और 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो 4 हो गए, तो 4 इवन नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर ये 5, ये 5 किस पोजीशन का है, यहाँ वाला 5, वो वाला नहीं, ये वाला 5, तो ये 5 है इस पोजीशन का, 3 2, तो 3 और 2 इनको जोड़ूंगा तो 3 + 2 5 हो गया, 5 ओड नंबर है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि -1 की पावर यहाँ का एड्रेस 3 और 2 उसको जोड़ के यहाँ पे रख दूंगा, तो वो ओड नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। खैर हमने इन तीनों नंबर्स को लिख लिया अलग अलग दूर दूर। अब इनके ये किसी न किसी कमरे के बाहर खड़े होंगे, तो इनके बाहर मैंने इनके पास में कमरा लगा दिया, तो ऐसा हो गया। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है। खैर कमरे के अंदर कौन आएंगे, तो -3 है, -3 है यहाँ पर यार, तो -3 का रो और कॉलम को छुपा लो, ठीक है,
-3 का ये तो मैंने रो छुपा दिया और ये मैंने कॉलम छुपा दिया। कौन कौन बच गई, इधर 6 1 बच गया, इधर 4 -7 बच गया। तो 6 1 यहाँ लिख दूंगा, 4 -7 जो लेफ़्ट में है, जो लेफ़्ट में है उसको लेफ़्ट में, जो राइट में है उसको राइट में। अब उसके बाद में 0, तो 0 में वैसे आप लिखो ना लिखा कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन एक बार लिख लेते हैं। देखो दोस्तों 0 कहाँ पर है, 0 है यहाँ पर बीचों बीच, तो ये बीचों बीच वाली रो इसको छुपा लूँगा और बीचों बीच वाला जो कॉलम है उसको छुपा लूँगा। तो ऐसे और कुछ ऐसे बन जाएगा। तो बचेगा क्या, ये इधर कोने वाला 2 बच जाएगा, इधर वाला 5, इधर वाला 1 और इधर वाला -7। तो 2 1 5 -7 ऐसे बच गया। अब लास्ट में -5, ये 5 ये वाला है नीचे वाला, तो इसका तो रो छुपा लूँगा और इसी का कॉलम छुपा लूँगा। ऐसे हो गया। तो कौन बच गया, 2 6 और यहाँ पे 5 4, 2 6 5 4। अब हम इनको सोल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखो -3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो और अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये क्या है 2/2, ये 2/2 वाला बन गया वापस। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 7 जा ये हो गया 42, माइनस का है तो माइनस लग गया। फिर माइनस, ये माइनस क्यों आता है, क्योंकि ये वाला मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखेंगे। अगर इनमें फिर से माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होना तो लाजमी है। 1 × 4 ये 4 हो गया, फिर प्लस का तो प्लस का। इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 × समथिंग ये पूरा का पूरा 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया। ये फ़ायदा होता है 0 को इंक्लूड करने का, 0 वाली रो या 0 वाले कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करने का। यहाँ पे -5 ब्रैकेट के अंदर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 चौके 8 हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 पंजे 30 हो गया, माइनस का 30 आ गया। इनको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना हो गया, -4, ये हो गया -46, तो ये हो गया 3 × -46। 0 का कोई मतलब नहीं है, छोड़ो इसको। ये -5 और ये 8 -30, तो 8 -30 कितना हो गया, -22। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये 6 3 18 हो गया, 8 फिर 1 3 4 12 और 1 32, तो माइनस का 138। इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 5 और इस 22, तो 110 आ जाएगा। तो 110 और माइनस का 138, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना बन गया, -28 हो गया, है ना। इनको सोल्व करेंगे तो -28 आएगा। तो इतनी माथापच्ची के बाद में हमें ये इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या मिला, -28, जो कि हमने स्टार्टिंग में बड़ी आसानी से, बड़ी मतलब शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिख दिया था कि इसका डिटर्मिनेंट -28 होगा, लेकिन निकालने में थोड़ी सी मतलब मेहनत लगती है। तो ये एक तरीका हो गया, आपको बोर्ड्स के अंदर यही करना है। लेकिन अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव पेपर सोल्व कर रहे हो, है ना, ऑब्जेक्टिव जिसमें ABCD ऑप्शन टिक करने हैं, तो और ऐसा कहीं पे फंस गया कि इसको सोल्व करो, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट अब बताता हूँ। 3/3 के लिए लगता है, 2/2 के लिए नहीं लगता वो, ओनली फॉर 3/3। वो क्या है उसको देखते हैं। देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं हम सारस मेथड टू सोल्व 3/3 डिटर्मिनेंट। सारस मेथड में क्या होता है, इसका नाम आप गूगल पे डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारस मेथड ऐसा कुछ होता है, शॉर्टकट होता है। इसको आज हम यहाँ पे समझ ही लेते हैं, कहीं पे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो इसमें करते क्या है, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, ये वाला एग्जांपल ही ले लेता हूँ, पीछे वाला, या पूरा प्रोसेस। एक बार पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, फिर वो शॉर्टकट में आप लिख सकते हो। तो ए का डिटर्मिनेंट, तो ये मैंने ले लिया A11 A12 A13, फिर बाद में A21 A22 और यहाँ पे A23, फिर A31 A32 और A33, ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर ये जो दोनों है ना, ये दोनों रो, इनको वापस इधर की तरफ लिख देता हूँ, दोनों रोज़ को वापस लिख देता हूँ, कॉलम्स, कॉलम है ये। इन दोनों कॉलम्स को मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ वापस। कई बार क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों रोज़ को नीचे की तरफ लिख देते हैं, तो कॉलम को लिखना तो इधर लिख देना, रोज़ को लिखना तो इधर लिख देना। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, पहले इनको लिखता हूँ मैं, A11 ये A21 और A31, फिर ये आ जाएगा A12 A22 और A32, ठीक है। ऐसा हो गया। तो इनको मैंने वापस इधर लिख लिया। जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे इस मेथड में तो आप इनको नहीं लिखोगे, क्योंकि फिर आप समझ जाओगे कि ये यहीं पर खड़े हैं ना, तो आपको अलग से सोच लोगे, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ऐसा काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, फिर माइनस,
फिर 3 बार मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं, बस वही आंसर हो जाएगा। मतलब कहाँ से, ये ऐसा वाला कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये प्लस में आएगा तो यहाँ से, ये पहला वाला कोना दिख रहा है आपको ये, तो यहाँ से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे यहाँ तक देखो, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था A31 है ना, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर ये वापस इधर आ गया, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, A12 A23 और ये वाला। तो अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा फिर कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बाद में नीचे वही आएगा, ये इधर वाला ये आएगा ऐसे, और लास्ट में अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये इन 3 का मल्टीप्लिकेशन समझ गए आप। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है इस टाइप से मल्टीप्लाई करना, इधर नीचे वाले नीचे से उठ के ऊपर जाना है, तो इस नीचे वाले कोने में कौन है, A31 है, तो ये A31 फिर A22 A13 ऐसे हो गया। ऐसे ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A32 A23 और A11, और लास्ट में ये वाला कैसे, ये ऊपर ऊपर है ना, हाँ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये। तो इनको मैं लिख के बता देता हूँ अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो तो इसके अंदर सबसे पहले कौन आएगा, ये A11 A22 A33 प्लस, अच्छा इनको जोड़ना भी, अंदर ही अंदर ये जुड़ते रहेंगे और अंदर ही अंदर ये भी जुड़ते रहेंगे, ओवरऑल ये माइनस ये ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला तीसरा मल्टीप्ली, ये क्या हो जाएगा दूसरा वाला, A12 A23 और A31 फिर प्लस ये तीसरा वाला A13 मल्टीप्लाई बाय A21 मल्टीप्लाई बाय A32 हो गया। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक हो गया। अब माइनस तो माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अभी ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब ऐसे 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 नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो सबसे पहले इस कोने से स्टार्ट करेंगे, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये उससे मल्टीप्लाई होगा, जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये A31 मल्टीप्लाई बाई A22 फिर ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई A13 प्लस। अब इसकी बारी A32 फिर ये A23 और ये A11 फिर प्लस, लास्ट में A33 ये ऊपर वाला A21 और ये वाला A12। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सारस मेथड, इसको बोलते हैं सारस मेथड। ये जो आंसर आया ये, और हम ऐसे ऐसे पूरा एक्सपेंड वर्क करने वाले तरीके से करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे छोड़ा ना, ये ब्रैकेट मैंने खोला नहीं इनको, तो ये ऐसे छोड़ दिए। इनको जब आप खोलोगे और ये जो खुले हुए हैं, तो ये आंसर और ये आंसर सेम आएगा। ये हमने एक्सपेंशन से किया है R1 के अलोंग, ये हमने सारस मेथड से किया है, तो ये जल्दी होता है। मैं तो जनरली इसी को प्रीफर करता हूँ। अभी जैसे एक एग्जांपल करके बताता हूँ। अभी हमने पीछे वाला कौन सा, ये वाला किया ना, ये वाला करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल बाय सारस मेथड इसको हम सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, b का डिटर्मिनेंट, और b को अपने पास में यही नंबर में लिख लेता हूँ अपने आप से। तो ये अपने पास में डिटर्मिनेंट हो गया 3/3 का। ये 3/3 के लिए ही लगाते हैं हम सारस मेथड। इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो ये जो कॉलम है ना, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये वापस इधर लिख लो। तो क्या आ जाएगा 261 और ये आ जाएगा -3 0 और 5। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट देखो 2 0 -7 है ना, 2 0 और -7 इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो इस 0 की वजह से आंसर 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया। अब -3 4 और ये 1 ये मल्टीप्लाई होंगे है ना, ये वाले पहले ये वाले आते हैं माइनस, फिर ये से ऊपर जाने वाले आते हैं। तो अब किसकी बारी, -3 4 और 1। तो -3 को 4 से करेंगे तो -12 इंटू 1 -12 ही हो गया। अब यहाँ पे 5 6 5, तो 5 6 दा 30 और ये 5 कितना हो गया 150 हो गया, तो प्लस का 150 हो गया। ठीक है, इतना बन गया माइनस। अब यहाँ पर कौन आएगा, तो हम इस बार नीचे से ऊपर जाने वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 0 और 5 ये कितना हो गया 0 हो गया इस 0 की वजह से। और अब अगला 5 4 और 2, तो 5 का 20 2 40 हो गया, तो यहाँ पे 40 हो गया। अब लास्ट वाला -7 फिर 6 और ये 3 ये वाले, इस 1 से चालू होके हो गया काम खत्म, 5 से चालू होके हो गया काम खत्म। अब -7 वाला बच गया, -7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 42 और ये फिर माइनस का, तो फिर प्लस का आंसर आ जाएगा। साइन पहले लिख लिया मैंने प्लस का, 7 और 6
या फिर 7 या 21, 21 को 6 से करेंगे तो 6 और यहाँ पे 12, ऐसे आ गया 126। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया देखो, ये 150 और -12 तो 138 हो गया। फिर माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 6, फिर 4 और 12, ये कितना हो गया 16 हो गया, हाँ 66 ऐसा हो गया। अब 166 में से 138 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 28, और ये बड़ा है तो माइनस का आंसर यहाँ पे बच जाएगा। तो इस टाइप से हम कैलकुलेशन तो दोनों में करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें क्या है, जो नॉर्मल एक्सपेंशन होता है, कहाँ लिखा हमने, जो नॉर्मल एक्सपेंशन होता है इसके अंदर हमें लिखना ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, और काफ़ी सारे प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बोर्ड में अगर आता है तो आपको इसी तरीके से करना है, ये भी एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर कहीं पे आपको एक्सपेंशन नहीं करना, बस उसका आंसर बताना है, तब आपको एकदम फास्ट तरीके से करना है। तब आप इस एक्सपेंशन के बजाय सारस मेथड से कर सकते हो। और जनरली क्वेश्चंस में इसी तरीके से करता हूँ, जैसे हम IIT JEE या फिर ये पढ़ते हैं ना JEE मेन एडवांस, तब वहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड वाला कोई झंझट नहीं होता। तो आप सारस मेथड को भी दिमाग में रख सकते हो, बहुत फास्ट तरीका है ये सोल्व करने का। कई बार जीरो आते हैं तो उसमें तो बहुत मज़ा आता है, ये फटाफट सोल्व हो जाता है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अपना एक्सपेंशन। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। तो दोस्तों पहला नोट ही लिख लेते, प्रॉपर्टीज़ नहीं नोट लिख लेते। पहली चीज़ तो ये मैं बताने वाला था कि हमें ये ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, उसी का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ये हमने पहले कवर कर लिया है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगली बात, जिसमें ज़्यादा जीरो हो उसी के अलोंग हमें एक्सपेंशन करना चाहिए, तो वो भी हमने लिख लिया है। मॉडुलस, और उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज़ें बातें। मॉडुलस और डिटरमिनेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मॉडुलस एक नंबर का लेते हैं, डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स का लेते हैं। और उसके बाद में ये प्लस माइनस वाला जो लफड़ा होता है, ये वाला हमने वैसे समझ लिया कि यहाँ पर क्या होता है, -1 की पावर, जैसे यहाँ पर AIJ है ना, अगर AIJ है तो उसके बाहर होगा -1 की पावर I + J। ठीक है, A11 है तो 1 + 1, A12 है तो 1 + 2, A13 है तो 1 + 3। लेकिन उसका भी मैंने क्या तोड़ बता दिया, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, इसके बजाय ये कर लो या फिर इसके बजाय ये कर लो। मेरे को ये वाला थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है। इवन ओड से देख लो यार, है ना, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इवन है तो प्लस, ओड है तो माइनस। और अब आते हैं मेन चीज़ पर। तो ये तो छोटी मोटी बातें थी, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नोट हम लिखेंगे। जैसे दोस्तों हम करते क्या है, जैसे मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे समझो कि ये दो मैट्रिक्स है A और ये है B, ये दोनों 2x2 मैट्रिक्स है। और समझो कि A = 2B है, A = 2B है। तो जब हम इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अभी मैं समझाता हूँ, फिर बाद में इनकी ऐसा क्यों हुआ वो भी बताऊँगा। तो इधर भी डिटरमिनेंट ले लेंगे और 2B इधर भी डिटरमिनेंट लेंगे। ये भी क्या है, मैट्रिक्स है, और ये भी क्या बन गया, डिटरमिनेंट बन गया। क्या बन गया ये, डिटरमिनेंट। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे ना, तो ये जो 2 है ना, 2 ऐसा नहीं कि ये सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो हम क्या करते हैं, A बराबर ये जो 2 है ये बाहर तो आएगा, B अंदर ही रहेगा, लेकिन जो 2 है वो उसकी पावर में कुछ आ जाएगा। ठीक है, एक बार नहीं, ये कितनी बार निकलेगा, देखो ये कितनी 2x2 मैट्रिक्स है ना, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। इसका ऑर्डर कितना है, 2। इसका ऑर्डर कितना है, 2। ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में हम 2x2 बोले या फिर 2 बोले, ओनली 2 तो चलता है। तो जो 2 है ना, 2 ये यहाँ पे लग जाएगा ऐसे। तो ऐसे ये फाइनली ऐसे बन गया, A का डिटरमिनेंट बराबर ये 4 और ये B का डिटरमिनेंट। ठीक है, चलो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो पहला केस हुआ, दूसरा केस और लेता हूँ। A बराबर समझो कि 2B है, और इस बार ये जो A है ये मैं 3x3 मैट्रिक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ, इसका ऑर्डर भी 3 होगा। ये मैट्रिक्स है। अब मैंने इनके दोनों तरफ क्या लगा दिया, वो डिटरमिनेंट लगा दिया। तो A का डिटरमिनेंट बराबर 2B का डिटरमिनेंट। तो ये A का डिटरमिनेंट अंदर है, ये B का डिटरमिनेंट अंदर आ जाएगा, लेकिन 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 3 मतलब 3x3। तो ये जो 3 है ना, वो इस 2 की पावर पे लग के आएगा। 2 आएगा लेकिन कितनी बार, 3 बार, 2 3 जा, सॉरी 2 की पावर 3। तो A का डिटरमिनेंट बराबर 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। यहाँ पे B का डिटरमिनेंट ऐसा हो गया। मतलब
इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बस, इसके बाद हम अब आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। जैसे ए ले लेता हूँ, ए कोई मैट्रिक्स है, वो मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 0 ऐसे थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ये 2x2 की मैट्रिक्स ली मैंने। अब मैं ले लेता हूँ बी, तो बी में क्या करता हूँ, चलो इसके एलिमेंट्स का डबल कर देता हूँ, इसके एलिमेंट्स का डबल। तो बी में ले लेता हूँ 2a। यहाँ पर हमने सीखा कैसे, a बराबर 2b से, लेकिन यहाँ पे चलो उल्टा ले लेते हैं, b बराबर 2a। तो अब b क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, a मतलब ये मैट्रिक्स है 1 2 3 0। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, जैसे इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 0 - 6 कितना देगा, -6, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दिखा तो इस b का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -12, लेकिन वो गलत हो जाएगा। देखो ऐसा क्यों नहीं होता, तो ये जो 2 है ना, इसको आप अंदर भेजो तो क्या होगा, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 0 का 0 ऐसा बन गया। ये कौन है, b है। अब b का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 4 6 0, इसका डिटर्मिनेंट सॉरी, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 0 0 हो गया, 6 चौका 24 हो गया, माइनस लग जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया -24। अब ध्यान से देखो, ये तो है -6, मल्टीप्लाई 2 ही हुआ, लेकिन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या आया, ये जो -24 है, इधर वाला जो -24 है वो इसका 4 गुना है, -6 का 4 गुना। ये 4 कैसे आया, ये 4 आया 2 की पावर 2 से, ठीक है। ये नीचे वाला 2 कहाँ से आया, यहाँ से, बाहर कौन खड़ा है वो यहाँ पे बेस में आ जाएगा, इसका ऑर्डर कितना है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम इनको सोल्व करते हैं। आई होप ये आपका क्लियर हुआ। अब इसको मैं जनरलाइज कर दूँ तो ये अब हमेशा दिमाग में फिट रखना, जनरलाइज तरीका क्या है, अगर a बराबर k b है तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, a का डिटर्मिनेंट बराबर k b का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे जो a है या b है इनका ऑर्डर है वो n/n का ऑर्डर है, किसका है, n/n का। तो a का डिटर्मिनेंट बराबर, ये k कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट, ये पेन को क्या हो गया, k कांस्टेंट है तो k बाहर आ जाएगा, b का डिटर्मिनेंट, तो k बाहर ऐसे नहीं आएगा, ऑर्डर क्या है n/n, तो यहाँ पे n पावर लग के बाहर आएगा। तो ये था आज अपना वीडियो, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, तो हमने थोड़ा डिटेल में देख लिया, थोड़ा वीडियो लंबा लगा होगा आपको, लेकिन ठीक है, वर्थ है। तो मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।